अच्छा जी। अपने इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं, फिर आगे पेपर के इंट्रोडक्शन के ऊपर चलते हैं और बाकी सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। माय नेम इज शुएब याकूब। आई एम CFA चार्टर होल्डर। आई एम ACCA मेंबर। आई हैव कंप्लीटेड माय ACCA इन 2008। मैंने 2008 में ACCA किया था। मैंने 2011 में CFA किया था। मैं CFA चार्टर होल्डर हूँ और आई हैव लाइक 14 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। मैंने 2007 के अंदर टीचिंग स्टार्ट की थी, पढ़ाना स्टार्ट किया था। मैंने फाइनेंशियल अकाउंटिंग बेसिक लेवल की, एडवांस लेवल की पढ़ाई हुई है। मैंने फाइनेंशियल मैनेजमेंट बेसिक लेवल की और एडवांस लेवल की पढ़ाई हुई है। मैं CMAC पढ़ा रहा हूँ CA के अंदर। मैं BFD पढ़ा रहा हूँ CA के अंदर। इसके अलावा CA के अलावा मैं ACCA के फाइनेंशियल मैनेजमेंट के पेपर पढ़ाता हूँ और इसके अलावा मैं CFA भी पढ़ा रहा हूँ। तो मेरी जो एक्सपर्टीज है दैट इज इन फाइनेंस। तो फाइनेंस की जितनी चीजें हैं, जितनी आप कह लें कि चीजें हैं इन ACCA, इन CA, इन CFA, वो सारा कुछ मैं पढ़ाता हूँ। मुझे कोई पढ़ाते हुए कोई 14 साल होने वाले हैं, 14 इयर्स होने वाले हैं। मैंने इन पर्सन ट्रेनिंग दी हुई है जाके इंटरनेशनल कैंडिडेट्स को। मैंने ऑन बिहाफ ऑफ वन अकाउंटिंग बॉडी आई विजिटेड टर्की, दुबई और डिफरेंट कंट्रीज में मैंने जाके वहां पर कैंडिडेट्स को ट्रेन किया हुआ है। इसके अलावा ऑनलाइन जो है, ऑनलाइन में बहुत सारी कंट्रीज के अंदर अभी भी पढ़ा रहा हूँ। लेकिन ऑब्वियसली CA नहीं, मतलब CA के अलावा, CA तो आपको पता है लोकली इंक्लाइंड है। कुछ बच्चे हमारे पास मिडिल ईस्ट से आते हैं, लेकिन एक अकाउंटिंग बॉडी ऐसी भी है जिसमें मेरे पास आई हैव मेनी मेनी स्टूडेंट्स फ्रॉम इंडिया, बांग्लादेश, मेनी स्टूडेंट्स फ्रॉम जिम्बाब्वे। वो शायद आपने नाम सुना होगा, क्रिकेट खेलते हैं हम एक कंट्री के साथ, वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज में डिफरेंट स्टेट्स हैं, तो उस स्टेट्स के भी कुछ स्टूडेंट्स हैं मेरे पास जो पढ़ रहे हैं। और ऑनलाइन में मैं BFD भी ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ। और मेरे पास जाहिर है बाहर से भी कुछ बच्चे हैं, पैक के प्लेटफॉर्म से हमारे साथ अटैच हैं, वो हमसे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। इंडस्ट्री एक्सपीरियंस, आई हैव लाइक मोर देन 12 इयर्स ऑफ इंडस्ट्री एक्सपीरियंस। मैंने निशात में काम किया हुआ है, मैंने बैंक अल्फला में काम किया हुआ है। करंटली आई एम वर्किंग एज अ यूनिट हेड इन मिजान बैंक। मैं ट्रेनी डिपार्टमेंट के अंदर काम कर रहा हूँ। आपको पता है वन ऑफ द लार्जेस्ट इस्लामिक बैंक है, और बल्कि अब तो जो नॉर्मल बैंक्स हैं उसके अंदर भी वो पांचवा बड़ा बैंक है पाकिस्तान का। और जो मेरी एक्सपर्टीज है, मेरा जो डिपार्टमेंट है, वो टिपिकल ब्रांच बैंकिंग नहीं है। वो जाते हैं ना ब्रांच में, आप जाते हैं डिपॉजिट जमा करवा देते हैं और ब्रांच मैनेजर आपकी मिन्नतें कर रहा होता है, सर इतना डिपॉजिट रखवा दें, ब्ला ब्ला ब्ला। ये वो वाला मेरा काम नहीं है। मैं आई एम करंटली डीलिंग इन FX एंड इक्विटी। FX कहते हैं ये जो फॉरेन करेंसीज होती हैं, इक्विटी के अंदर, शेयर्स के अंदर, डेरिवेटिव्स के अंदर, इनके अंदर मेरा डिपार्टमेंट डील करता है, जिसका मैं वहां पर हेड हूँ। और इसके अलावा कह लें कि पर्सनल लेवल के ऊपर भी मैं ये जो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करता हूँ। तो आई हैव एक्सपर्टीज ऑफ FX एंड इक्विटी एज अ होल। तो हमारा ये जो पेपर है उसके लिहाज से ये बहुत ज्यादा रेलिवेंट एक्सपीरियंस बन जाता है। मैं थोड़ा पेपर का इंट्रोडक्शन दे दूं, फिर मैं बाकी बताऊंगा कि हम लोगों ने किस तरह से पढ़ना है। तो अगर मैं जाऊं, हमारे पेपर के अंदर अब 3 ग्रेड शामिल हो गए हैं। मैनेजेरियल एनालिसिस है, फाइनेंशियल एनालिसिस एंड रिस्क मैनेजमेंट है, बजटिंग एंड प्रोजेक्शन है। तो अगर मैं बजटिंग एंड प्रोजेक्शन का बताऊं, तो ये आपका सारा CMAC का एरिया, ये सारा CMAC का एरिया, बजटिंग एंड प्रोजेक्शन। मैं डिटेल में भी अभी जाता हूं। फाइनेंशियल एनालिसिस एंड रिस्क मैनेजमेंट 2 एरिया से आया है, ठीक है। ये आपका एक एरिया इसमें से BFD का है जो कि मैंने पढ़ाना है, और एक एरिया इसमें स्टैटिस्टिक्स का है। स्टैटिस्टिक्स का आपके वो पिछले वाले पेपर जो स्टैट्स आप लोगों ने पढ़ी हुई है, ठीक है, उसका एरिया यहाँ पर शिफ्ट हुआ है। मैनेजेरियल एनालिसिस के अंदर जो सबसे टॉप वाला, ऊपर वाला एरिया है, ये आपका बिजनेस का एरिया है। BMBS से ये एरिया यहाँ पर शिफ्ट हुआ है।
तो मैनेजरियल एनालिसिस के अंदर एक्सटर्नल एनालिसिस है, इंटरनल एनालिसिस है, ये तो आपको अतीक साहब बताएंगे, डिसीजन मेकिंग है। तो ये मैनेजरियल एनालिसिस का सारा पोर्शन अतीक साहब ने पढ़ाना है, पोर्शन नंबर ए बी सी ये वाला। और फाइनेंशियल एनालिसिस एंड रिस्क मैनेजमेंट में ये जो इतना एरिया है ये भी अतीक साहब ने पढ़ा, ये वाला इतना एरिया, ये स्टैट्स है सारे, स्टैट्स है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, रिग्रेशन एनालिसिस, ये जिन्होंने स्टैट पढ़ी हुई उनको आइडिया है कि ये आप पहले ये देख चुके हैं। जो हमारा एरिया है वो ये है, बी एरिया, फाइनेंसिंग एंड रिस्क एनालिसिस, फाइनेंसिंग एंड रिस्क एनालिसिस। तो आप समझ लें, अगर मैं ऊपर जाऊं तो 25 से 30 नंबर बजटिंग के हैं, 45 से 55 नंबर फाइनेंशियल एनालिसिस एंड रिस्क मैनेजमेंट के हैं, और 20 से 25 नंबर आपके जो आएंगे वो बजटिंग से आएंगे, 35 से 50 नंबर आपके सेकंड पार्ट से आएंगे, 30 से 40 नंबर आपके मैनेजरियल एनालिसिस में से आएंगे। मैं रफली कहूं तो हमने इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया पूरे सिलेबस को। जो बीएमबीएस प्लस स्टैट्स का एरिया है वो आपको पढ़ाएंगे अतीक साहब। जो बीएफडी प्लस सीमेक का एरिया है वो मैं पढ़ाऊंगा। फर्स्ट 3 डेज के अंदर हम लेकर चल रहे होंगे बीएफडी और सीमेक का एरिया, लास्ट 3 डेज के अंदर अतीक साहब लेकर चल रहे होंगे बीएमबीएस और स्टैट्स का एरिया। तो ये 2 एरियाज मिलाकर बीएमबीएस और स्टैट्स अतीक साहब का एरिया बनता है, बीएफडी और सीमेक मिलाकर हमारा एरिया बनता है। अब आप सोच लें 4 पेपर का मिक्सचर किया है एग्जामिनर ने, तो ये पेपर बना दिया। इट्स मोर लाइक वो मिक्स अचार वाली कहानी है कि 4 एक कुछ एरिया यहाँ का पकड़ा, कुछ एरिया वहां का पकड़ा, उठा के उसने एक पेपर में डाल दिया और एक पेपर बन गया। अच्छा, अब पेपर तो बना दिया उसने, 4 पेपर से थोड़ा थोड़ा एरिया उठा के उसने एक पेपर में डाल दिया जी और पेपर बन गया। हम देखते हैं जी हमारा एरिया कौन सा है। तो मैं आपको ये वाले 2 एरियाज के ऊपर लेकर जा रहा हूं। तो पहले आ जाए सेकेंड पोर्शन ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस और कंप्लीट पोर्शन ऑफ बजटिंग एंड प्रोजेक्शन। इधर आ जाए, हम पढ़ने वाले हैं, मैं आपको बताऊंगा कि कंपनी को पैसे कहां से मिल सकते हैं, डेट से, इक्विटी से, इस्लामिक फाइनेंस से। डेट से पैसा रेज करना, इक्विटी से पैसा रेज करना, इस्लामिक फाइनेंस। जाहिर है मैं तो काम ही इस्लामिक बैंक में करता हूं, तो इस्लामिक फाइनेंस क्या क्या होते हैं, मार्केट में बहुत प्रोडक्ट्स यूज होते हैं, आपको भी आइडिया होगा कि इस्लामिक फाइनेंस क्या चीज होती है। बहुत अच्छा काम किया है इन्होंने इस्लामिक फाइनेंस को इंट्रोड्यूस करके। बाकी सारी यूके की अकाउंटिंग बॉडी ने इस्लामिक फाइनेंस डाला हुआ था, हमारी अकाउंटिंग बॉडी जो है आईके है उसने इस्लामिक फाइनेंस नहीं डाला हुआ था, तो इन्होंने पहली दफा इस्लामिक फाइनेंस भी इंट्रोड्यूस कर दिया, अच्छी चीज है। फिर तुम डेट से पैसा लेकर आए हो, तुम इक्विटी से पैसा लेकर आए हो, उसकी कॉस्ट क्या है। किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए इक्विटी से पैसा चाहिए, किसी बिजनेस को चलाने के लिए डेट से पैसा चाहिए, उसकी कॉस्ट क्या है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी फाइंड करना सीखेंगे, कॉस्ट ऑफ डेट फाइंड करना सीखेंगे, और उसकी वेटेड एवरेज कॉस्ट निकालना सीखेंगे। कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, इनका वेटेड एवरेज ले लेंगे हम, ये आना है। और ये आप देख लें बेसिक लेवल की टेस्टिंग, बेसिक लेवल की, बहुत कोई एडवांस लेवल की नहीं है, टेस्टिंग लेवल देख लें, बेसिक लेवल। एनालाइज कैपिटल एसेट सेंसिटिविटी टू सिस्टमैटिक रिस्क, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ मार्केट एंड इंडस्ट्री एसेट, ये हम लोगों ने नेक्स्ट टॉपिक है, ये पढ़ना है। रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक है बिजनेस एंटिटीज की, फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक है ऑन बिजनेस एंटिटीज, ये पढ़ना है। ये इनसे थोड़ा सा एडवांस है, लेकिन इतना कोई मतलब बीएफडी वाला लेवल नहीं है, और हमारा ये कैफ लेवल के ऊपर ही इसकी टेस्टिंग हो रही है। बीएफडी में थोड़ी एडवांस लेवल की टेस्टिंग होती है, कैफ लेवल में जरा मिड लेवल की टेस्टिंग होती है। तो ये पहला एरिया है फाइनेंसिंग एंड रिस्क एनालिसिस, ये हम लोगों ने पढ़ना है। फिर ये जो नेक्स्ट एरिया बजटिंग एंड प्रोजेक्शन, उसमें सबसे पहले आ जाता है प्रिपेयर बजट
प्रोजेक्शन एंड फोरकास्ट यूजिंग एक्सटर्नल एंड इंटरनल एनालिसिस एंड क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। अगर आप में से किसी ने सीमैक पहले पढ़ा हुआ है, अगर लेट्स से, तो उसको याद होगा बजटिंग का एक एरिया होता था सीमैक के अंदर, ये कंप्लीट वही एरिया, कंप्लीट वही एरिया। और मुझे उम्मीद है इसकी जब बुक आएगी, इसके अंदर 100% एग्जामिनर ने सीमैक का पूरा बजटिंग उठा के इसके अंदर लिख दिया हो, पूरा का पूरा बजटिंग उठा। तो ये 100% बजटिंग का वही एरिया है जो पहले आप पढ़ चुके हैं सीमैक के अंदर, अगर किसी ने किया हुआ है। अगर किसी ने नहीं किया, जाहिर है फिर तो आप लोगों ने हमारे साथ पढ़ना ही पड़ना है। अच्छा जी, नेक्स्ट है एनालाइज एन ऑर्गेनाइजेशन कैश फ्लो एंड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। ये वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के ऊपर एक टॉपिक है यहाँ पर, ये बीएफडी से एक कॉपी होकर यहाँ पर टॉपिक आया, बीएफडी से। फिर नेक्स्ट है जी कंप्यूट एनपीवी आईआरआर एंड पेबैक फॉर ए गिवन प्रोजेक्ट। ये भी आपका सारा सीमैक का एरिया है। इसमें नई चीज शायद ये पेबैक है, बाकी सारा का सारा सीमैक का है। इसमें ऐसा कोई नई चीज नहीं है, ये बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है जिसको मैं नया कह रहा हूं। तो ये सीमैक में इसके ऊपर 20 नंबर का क्वेश्चन आता था, सीमैक में इसके ऊपर भी 20 नंबर का क्वेश्चन आता था। यहां पर उसने इसकी टेस्टिंग दी है कोई 20 से 25 नंबर। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि अगर इसमें से क्वेश्चन आया तो पूरे के पूरे 25 नंबर वो लाजमी टेस्ट करेगा इस वाले एरिया में, बस्टिंग एंड प्रोजेक्शन के अंदर से, और बाकी 25 नंबर वो इस एरिया में से टेस्ट कर लेगा। हमारा जो ऊपर वाला एरिया है 50 हो गए, और बाकी 50 नंबर ऊपर वाले एरिया में से टेस्ट करेगा, जो कि वो बीएमबीएस और स्टैटिस्टिक्स वाला एरिया, वो वहां से टेस्ट कर ले। तो आप समझ लें आधा सिलेबस मेरे पास है, आधा सिलेबस अतीक साहब के पास है। फर्स्ट 3 डेज में हम लोग पीएफडी और सीमैक लेकर चलेंगे, लास्ट 3 डेज के अंदर अतीक साहब बीएमबीएस और स्टैट्स लेकर चलेंगे। एरिया छोटा है, सिलेबस बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सिलेबस है, डूएबल है, आसान है, आप कर सकते हैं और मैक्सिमम स्कोरिंग इसमें से ले सकते हैं। मैं आपको बताऊं ये वाला एरिया इतना मुश्किल नहीं है, इसमें बस्टिंग मुश्किल थी जब आप सीमैक में पढ़ते थे अगर आपको याद है, लेकिन वो तब इसलिए मुश्किल थी, उसके साथ बाकी बहुत सारी चीजें आ जाती थी। लेकिन यहां पर वो सारी चीजें नहीं है। तो मैं फोर्सी कर रहा हूं कि बजटिंग और एनपीवी का जो क्वेश्चन होगा, एक तो उसकी लिमिटेशन है, 25 नंबर से बड़ा क्वेश्चन दे नहीं सकता, एरिया है ही 25 नंबर का। तो अगर उसने एनपीवी का क्वेश्चन दे दिया, बजटिंग का क्वेश्चन छोटा हो जाएगा, बजटिंग का क्वेश्चन दे दिया, एनपीवी का क्वेश्चन छोटा हो जाएगा। तो ये एरिया कंपैरेटिवली सीमैक के कंपैरिजन में ज्यादा बेहतर अंदाज से टेस्ट होगा, और मुझे उम्मीद है यहाँ नंबर भी आप ज्यादा ले सकते हैं। बाकी ये जो ऊपर वाला एरिया है ना, ये वाला एरिया, ये बहुत आसान है, ये आसान एरिया है, ये भी डुएबल है, आसान एरिया है। अच्छा जी, आयशा ने क्वेश्चन पूछा न्यूमेरिकल एरिया है आप वाला, ये जो सी वाला एरिया है ना, ये तो कंप्लीट न्यूमेरिकल, तो 100% न्यूमेरिकल। और ये जो फाइनेंसिंग एंड रिस्क एनालिसिस है, ये आप समझ लें ये थ्योरी है, ये न्यूमेरिकल है, ये भी न्यूमेरिकल है, ये आपका थोड़ा सा थ्योरेटिकल है। तो आप समझ लें जो मेरे वाला एरिया है दैट इज 70 to 80% न्यूमेरिकल, और कोई 20 से 25% थ्योरेटिकल हो, और वो थ्योरी भी मजे की हो। डेट क्या है, इक्विटी क्या है, इस्लामिक फाइनेंस क्या है, ठीक है, इस टाइप की थ्योरी होगी। तो यानी कि वो मोर जनरल थ्योरी ज्यादा हो। जो ऊपर वाला एरिया है ना, वो शायद सिनेरियो से लिंक वाली चीजें हैं, जो नीचे वाली चीजें वो इट्स मोर जनरल थ्योरी। अच्छा जी, हमजा कह रहे हैं जी सर अकॉर्डिंग टू यू इज द सब्जेक्ट मोर टफ देन बीएमबीएस। हमजा ये टफ इसलिए लग सकता है आपको क्योंकि इट्स अ मिक्सचर ऑफ 4 एरियाज, बट आई बिलीव कि ये सब्जेक्ट पास करने में ज्यादा आसानी होगी क्योंकि ये 100% थ्योरी नहीं है, इट्स अ मिक्सचर ऑफ न्यूमेरिकल एंड थ्योरी। तो न्यूमेरिकल में वैसे ही स्टूडेंट जरा ज्यादा अपने आप को स्ट्रॉन्ग फील करता है, और दूसरी बात है जो थ्योरी है भी सही, स्पेशली जो मेरे वाले एरिया की थ्योरी है, वो थ्योरी जनरल थ्योरी है, वो बहुत डिफिकल्ट आउट ऑफ द वे जाके थ्योरी नहीं है, कोई मॉडल याद नहीं रख रहे हैं बीएमबीएस की तरह आपको यहाँ पर, ये सिंपल थ्योरी है। अगर मैं आपको बताऊं ये चीजें भी हैं कुछ, अगर आपने पढ़ी नहीं हुई एक्चुअली मैं यहाँ पर, इसलिए वो ज्यादा बताना नहीं चाह रहा। ये उसने नीचे भी कुछ लिखा हुआ है जी। तो
ये कुछ एरिया जी हमारा इतना, बाकी ऊपर वाला एरिया आपका अतीक शाह वाला एरिया। ठीक है। अच्छा, मैं थोड़ा सा ये जनरल डिस्कशन और कर लें, फिर मैं वापस इसी के ऊपर आता हूँ। एग्जाम स्ट्रक्चर तो वही है, इसको मैं स्किप कर रहा हूँ। स्टडी मटेरियल क्या होगा, हम मैक्सिमम मैं आपको क्लास में लिखवा दिया करूंगा। ये जो फाइल है, ये फाइल आपको मिल जाया करेगी। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जरा रुकिएगा, सामने देखिएगा जरा। ये बीएफडी की लाइव क्लास थी कोई, मैं वो निकाल रहा हूँ, ये देखिएगा। सारा कुछ बोर्ड के ऊपर होता है, एक एक चीज इस तरह से, इस तरह। क्लास खत्म होगी, इसको मैं कॉपी करूंगा और आपको ये फाइल भेज दिया करूंगा। तो अच्छी चीज ये है कि आपने क्लास नोट्स बनाने हैं, तो जो मैं भेजूंगा आप उसको नोट कर लिया करें, आपकी मर्जी है, या उसका प्रिंट ले लें, आपकी मर्जी है, या उसकी पीडीएफ वर्जन रख लें अपने पास, ताकि आपको जब भी रिवाइज करना हो वहां से रिवाइज कर सकें। पास एग्जाम क्वेश्चन आपके पास होने चाहिए, वो बुक आ जानी है कुछ अर्से तक, तो ये पास एग्जाम के क्वेश्चन आपके पास अवेलेबल हो जाएंगे। मीनवाइल जब तक वो बुक नहीं होगी, तो जब जो भी हम एरिया पढ़ रहे होंगे उसके क्वेश्चन मैं आपको दे, जो भी आप एरिया पढ़ रहे होंगे उसके क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड कर दिया करूंगा। पैक की बुक अभी तो नहीं अवेलेबल, तो अभी हमारे क्लास नोट्स चलेंगे, हैंड रिटन नोट्स होंगे, ये जो मैं लिखूंगा पीडीएफ फॉर्म में। अच्छा, और इसके अलावा प्रिंटेड पीडीएफ फॉर्म में मैं आपको क्वेश्चन दे दूंगा। ठीक है, मतलब आपको एक प्रिंटेड पीडीएफ आपको भेज दिया करूंगा, ग्रुप के अंदर शेयर कर दूंगा या एलएमएस के ऊपर अपलोड करवा दूंगा, क्वेश्चन वहां से आ जाएंगे। क्यों, अगर हमने बजटिंग पढ़ना है पहले तो उसका पीडीएफ तो है अवेलेबल, उसके क्वेश्चन तो हैं। अगर हमने टाइम वैल्यू ऑफ मनी पढ़ना है उसके क्वेश्चन हैं। अगर हमने रिस्क मैनेजमेंट पढ़ना है उसका क्वेश्चन है। कैसे क्वेश्चन है, एग्जामिनर ने अभी तक बुक नहीं दी, लेकिन मुझे तो पता है ना एरिया कहाँ से कॉपी किया गया है। अगर एरिया सीमैक से कॉपी किया गया है तो सीमैक के क्वेश्चन है मेरे पास। अगर एरिया बीएफडी से कॉपी किया गया है तो बीएफडी के क्वेश्चन है मेरे पास। तो क्वेश्चन है, लेकिन वो बुक फॉर्म में नहीं होंगे। तो मैं आपको पीडीएफ नोट्स बनाकर ना, जिसका टीचर नोट्स होते हैं, वो नोट्स बनाकर आपको ग्रुप में भेज दिया करो। अच्छा जी, एग्जामिनर कमेंट्स और मार्किंग प्लान हम रेलेवेंट पेपर से उठा लेंगे। अगर हम सीमैक वाला एरिया पढ़ रहे होंगे तो उसके पुराने वाले एग्जामिनर कमेंट्स होंगे, मार्किंग प्लान वहां का होगा, स्टिल रेलेवेंट है, वो स्टिल रेलेवेंट है। हाँ, हम जब सीमैक लेवल की ही टेस्टिंग होगी, मतलब आप ये ना समझो कि बहुत कोई एडवांस पेपर बन गया। आप देखो वहां पे T2 लेवल दिया हुआ था टेस्टिंग का, ये सीमैक लेवल की टेस्टिंग है। जो बीएफडी की टेस्टिंग होगी ना, वहां T3 लिखा होगा, ये एडवांस लेवल की टेस्टिंग। आप देखो ना जरा जाके टेस्टिंग का लेवल देखो, इवन ये मैनेजरियल एनालिसिस में भी जाके देखो, कहीं भी T3 नहीं है, बल्कि हमारे वाले एरिया में तो T1 भी है, बेसिक लेवल की टेस्टिंग है। T1 तो बहुत ही बेसिक है, ये जो कैफ लेवल की टेस्टिंग होती है मिड लेवल। अच्छा जी, हमने किस तरह से पढ़ना है, क्लास नोट्स आपने बनाने हैं, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, मैं आपको पीडीएफ भेज दिया करूंगा, मैं एक एक चीज आपको व्हाइट बोर्ड पे लिख दिया करूंगा। इस ये जो सामने स्क्रीन नजर आ रही है, मैं इसके ऊपर एक एक चीज लिखा करूंगा, आप इसका प्रिंट ले लेना। ठीक है, और यहाँ फिर आप इसको क्लास के बाद नोट कर लीजिएगा। अच्छा, पैक बुक अभी तो अवेलेबल नहीं है ऑब्वियसली, तो पास पेपर मैं आपको सेंड कर दिया करूंगा पीडीएफ फॉर्म। सारा सिलेबस कवर करना ऑब्वियसली, इसके बगैर पेपर पास नहीं होना। ये ना समझना कि लेट से वो अतीक साहब वाला एरिया आसान है वो कर लेते हैं,
कि शुएब साहब वाला एरिया नहीं करते या शुएब साहब वाला एरिया आसान है और तीक साहब वाला मुश्किल है, तो पेपर आपको सारा पढ़ना है, कंप्लीट आपको सारा करना है। दो टीचर से पढ़ने का फायदा ये है कि उनकी एक्सपर्टीज है बीएमबीएस, मेरी एक्सपर्टीज है सीमैक और बीएमडी, तो आपको रेलेवेंट एक्सपर्टीज के अकॉर्डिंग स्टफ मिल रहा होगा। और वीकली बेसिस के ऊपर दोनों एरियाज जब कवर कर रहे होंगे तो आफ्टर फ्यू मंथ्स आपके दोनों एरियाज इकट्ठे एंड हो रहे होंगे। हमने क्वेश्चन मैनेजमेंट सीखनी है, क्योंकि अगर बजटिंग का क्वेश्चन है, अगर रिस्क मैनेजमेंट का क्वेश्चन है, और अगर लेट्स से टाइम वैल्यू ऑफ मनी का क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट एक स्किल होगा जो आपने सीखना है। टाइम मैनेजमेंट सीखना है, ये दोनों जो चीजें होंगी ये टेस्ट के साथ आएंगी। प्लीज मेरी रिक्वेस्ट होगी कि आपने टेस्ट लाजमी रेगुलरली अब आपने अपेयर होना है, रेगुलरली आपने टेस्ट के अंदर अपेयर होना है। ऑनलाइन में थोड़ा मसला होता है स्टूडेंट्स को फोर्स करना कि वो टेस्ट दें, लेकिन भाई आपने पंक्चुअलिटी दिखानी है, आपने टेस्ट लाजमी देना। कॉन्सेप्ट्स लर्न करने हैं, कॉन्सेप्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंपेयर के आप पास पेपर के आंसर लर्न करें। कॉन्सेप्ट सीखने, अगर एक दफा कॉन्सेप्ट्स आ गए ना तो पेपर को टैकल करना आपके लिए मसला बिल्कुल भी नहीं होगा। डेली बेसिस पे क्लास लेक्चर रिवाइज करें, छोटी छोटी एग्जांपल आपको दी गई है वो सॉल्व करनी है। असाइनमेंट्स लाजमी सॉल्व करनी है, ये ना समझना कि यार सर चेक नहीं कर सकते, वो ठीक है मैं बता दूंगा मैंने कर ली, असल में आपने की ना हो, अपने आप से धोखा, अपने आप को धोखा नहीं देना। असाइनमेंट लाजमी सॉल्व करनी है, और जो भी एग्जांपल्स होंगी उसके जो स्टैंडर्ड सोल्यूशन होंगे वो मैं एलएमएस के ऊपर अपलोड करवा दूंगा। अगर वहां ना हुआ तो मैं, मेरा यूट्यूब का चैनल है, मैं वहां पर अपलोड कर दिया करूंगा। और टेस्ट में लाजमी अपेयर होना है ताकि आप अनसीन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकें। जितना अनसीन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा, आप ज्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से पेपर की तैयारी कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हुआ, कोई क्वेरी हुई, तो सेम डे पे उसको सॉल्व करें, उसी दिन क्लास में पूछ लें। कभी कभार ऐसा होता है कि क्लास में पूछना पॉसिबल नहीं होता, क्लास के बाद पूछ लें, या व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ लें, या मुझे प्राइवेट टेक्स्ट कर दें व्हाट्सएप ग्रुप में, वहां पूछ लें। लेकिन आपने अपनी क्वेरी, अपने मसले मसाइल लाजमी रिजॉल्व करने हैं, उसको लेकर नहीं आगे चलना, वरना वो ये ना हो कि आफ्टर फ्यू वीक्स आप भूल ही जाएं आपको मसला क्या था, जब पेपर के करीब पहुंचे तब जाके याद है और तब चीजें शायद मिक्स हो चुकी होंगी सर। तो ये चीजें थी, हमारी फर्स्ट 3 डेज क्लास होगी। आप समझ लें हमारा जो सिलेबस है उसमें हमने बजटिंग कवर करनी है, हमने टाइम वैल्यू ऑफ मनी कवर करना है, हमने वर्किंग कैपिटल कवर करना है, हमने एक टॉपिक है उसको कहते हैं रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट कवर करना है, और हमने सोर्सेज ऑफ फाइनेंस कवर करना है, और एक और छोटा सा टॉपिक है उसको कहते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये कवर करना है। ये सारा एरिया मिलेगा, मैंने ज्यादा डिटेल में लिख दिया है ब्रेकअप करके, ये ना समझना सारे ये सर ये तो बढ़ गए एरिया, नहीं उतने ही है मैंने, लेकिन हर एक को अलग अलग लिख दिया। तो अप्रोक्सीमेटली ये 50 मार्क्स का आपका पेपर बनेगा, यहां से 50 मार्क्स का। हाफिज साहब कह रहे हैं कि सर इस टाइम में हमारे पास आइडिया नहीं होगा कि एग्जामिनर के फेवरेट टॉपिक्स कौन से। नहीं हाफिज, मैं तुम्हें बड़ा क्लियर कर बताया। देखो ये देखो जरा, बजटिंग एंड प्रोजेक्शन में से वेटेज कितनी है, 20 से 25 नंबर। तो आप समझ लें ये जो 2 एरियाज है ना, ये जो 3 एरियाज है, इसमें से वो अगर उसने ना भी ग्रिड को फॉलो किया कितने नंबर दे देगा, 30। इससे ज्यादा तो नहीं ना दे सकता, बाकी एरियाज भी हैं उसके पास टेस्ट करने के लिए। और यहां से कितने टेस्ट कर सकता है, वही 30। मैक्सिमम लिख दिया मैंने, वैसे तो 35 से उसने 50 कहा हुआ है, ठीक है, लेकिन जो हमारा वाला एरिया है उसमें से जाहिर है एक और स्टैट्स में तो आने ना कुछ कर सकते, ये भी 30 आ सकता है, ये मैक्सिमम लिख दिया है, वरना ज्यादा इसमें से 25 आएगा, और ज्यादा जो नीचे वाला एरिया उसमें से 25 आ सकता है या 20 आ सकता है। तो फेवरेट एरिया, अगर बजटिंग में से क्वेश्चन आ गया तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी का क्वेश्चन छोटा रहेगा,
टाइम वैल्यू ऑफ मनी से क्वेश्चन आ गया तो बजटिंग का क्वेश्चन छोटा था, तो आप छोड़ के तो जा नहीं सकते। इस टाइम में लेट्स से उसने बजटिंग टेस्ट कर लिया, तो अगले टाइम में ये तो नहीं है कि बजटिंग आएगा, छोड़ के तो अगले टाइम में भी नहीं जाना। तो वेटेज के अकॉर्डिंग आपको सारे एरिया तैयार करने ही करने हैं। हाँ, पढ़ाते वक्त मैं आपको खुद बता दूंगा कि कौन सा एरिया आसान है, आपको भी पता चल जाएगा ऑब्वियसली कौन सा एरिया मुश्किल है। और आई कैप की हिस्ट्री रही है कि जिस एरिया को हम कहते हैं कि यार ये नहीं आ सकता, वो तो लाजमी आता, ठीक है, और जो एरिया हमें आसान लगता है वो शायद नहीं आता। तो इसका मतलब है सारा कुछ तैयार करके जाना। तो अल्लाह खैर करेगा यार इंशाल्लाह, क्यों परेशान हो रहे हैं। देखो, नई चीज तो डाली नहीं है उसने। ये तो होता है ना, मसला कब होता है, जब जो कोई चीज आई कैप में है ही नहीं, पहली दफा आई कैप के अंदर उसने कुछ इंट्रोड्यूस करवाया, पहली दफा, फिर तो हम कहें सर पता नहीं एरिया कौन सा है, फेवरेबल है उसका नहीं है, क्वेश्चन है उसके ऊपर नहीं है, सर कैसा क्वेश्चन आएगा। नहीं, आधा एरिया सी मैक्स से है, आधा एरिया बीएफडी का है। सी मैक भी हम पढ़ाते हैं, बीएफडी भी हम पढ़ाते हैं, तो हमें पता है क्वेश्चन उसने कैसे देने, तो टेंशन खत्म होगी। ठीक है, एनी क्वेश्चन गाइस? रिस्क मैनेजमेंट का सोर्स ऑफ फाइनेंस है, सोर्स ऑफ फाइनेंस, वो डेट से पैसा लेना है, इक्विटी से पैसा लेना है, इस्लामिक फाइनेंस से पैसा लेना है, वो चीज है। ठीक है, अच्छा आप में से कोई कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने सीमैक पहले पढ़ा हुआ है? पास्ड है हसन का, वकार का। अच्छा चले, कितने ऐसे जिन्होंने सीमैक नहीं पढ़ा? हाफ पढ़ा है, अच्छा नहीं। और कि कोई आप में से ऐसा है जो सीमैक पढ़ रहा है अभी, इसके अलावा भी? ठीक है, ठीक है। अच्छा कोई कोई अच्छा कोई ऐसा स्टूडेंट है जो एमएफए तो पढ़ रहा है लेकिन सीमैक अभी नहीं पढ़ रहा, शायद आप बाद में देगा? है ऐसा कोई? ठीक है, नहीं मतलब ऐसा होना तो नहीं चाहिए। तो अच्छा मैं एक काम करूंगा, जो भी सीमैक से लिंक चीज होगी, थोड़ा सा बैकग्राउंड बताकर, फिर मतलब थोड़ा सा बेस बताकर, फिर मैं आगे स्टार्ट करूंगा। जिस तरह जिन्होंने सीमैक पढ़ा है उनको याद होगा, टाइम वैल्यू ऑफ मनी में रेलेवेंट कॉस्टिंग आती थी, याद है? टाइम वैल्यू ऑफ मनी में जब आपने पढ़ा था सीमैक, तो रेलेवेंट कॉस्टिंग आती थी। तो मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड जाने की बजाय, क्योंकि काफी सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने सीमैक अभी पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ा हुआ, तो मैं सीमैक वाला बैकग्राउंड बताकर, फाउंडेशन सेट करके, फिर मैं आगे चला करूं, ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए ना, आपको समझने में आसानी हो। ये ना आप कहीं से पता नहीं किधर किधर से कुछ आ रहा है, हमें पता नहीं चल रहा। तो फाउंडेशन बनाकर, बेस बनाकर फिर हम आगे चले। आपको पता है कि ये इस रन में ये चैलेंज है, आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि कोई बच्चा सीमैक पढ़कर आया हुआ है, कुछ बच्चे सीमैक अभी पढ़ रहे हैं और ये वाला पेपर उन्होंने रखा हुआ है। तो प्लीज एक रिक्वेस्ट है आप सबसे कि इसको चैलेंज समझ के एक्सेप्ट करना है, और मेरे साथ कम्युनिकेशन का लेवल बहुत अच्छे वाला रखना है। कैसे? हो सकता है कि एक टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आपने लेट ज्वाइन किया, या हो सकता है कि वो टॉपिक का बैकग्राउंड आपने मिस कर दिया और आप बाद में आए और आपको टॉपिक समझ नहीं आ रहा। वैसे तो क्लास रिकॉर्डेड होती है, आपको समझ आ जाएगा इंशाल्लाह जब आप लेक्चर सुनेंगे। लेकिन कहीं भी आपको स्टक होते हैं, आपको कहीं प्रॉब्लम आती है, तो डू लेट मी नो, ताकि हम मिलकर इस पेपर को पास करने की मैक्सिमम कोशिश कर सके, पूरा जोर लगाएं कि यार हमारा ये पेपर पास हो। ठीक है?
कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लें। जब तक बुक नहीं आएगी तब तक मैं मेरे हैंड रिटन नोट्स जो मैं स्क्रीन के ऊपर लिखा करूंगा और पीडीएफ वाले नोट्स मैं ग्रुप में भी भेज दिया करूंगा, और अगर आप कहेंगे तो एलएमएस के ऊपर भी अपलोड करवा दिया करूंगा। ठीक है। साथ कह रहे हैं सर ये पेपर सीएफए के साथ भी लेंगे, साथ कुछ चीजें हैं सीएफए की भी, लेकिन वो इट्स अ वो होता है ना, एक होती है मूवी, एक उससे पहले आता है ट्रेलर, एक उससे पहले आता है टीजर। ये टीजर है। लिंकेज आप समझ गए होंगे कि मैंने क्या लिंकेज बनाई है, ये उतनी लिंकेज है बस। अच्छा जी, बुक इज एक्सपेक्टेड इन द फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर। हमजा, हाँ आई कैप की बुक हमें तो यही कहा है कि फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में आ जाएगी, कहा तो यही है। लेकिन अच्छा, बुक से कोई फर्क नहीं पड़ना, मैं रीजन बताता हूँ। हमने मैंने एरिया यहां से स्टार्ट कर, ये सी मैक वाले एरिया से। तो सी मैक वाला एरिया जो होगा ना, गारंटी दे रहा हूँ, 110% की गारंटी दे रहा हूँ। आई कैप की बुक वाला, बुक में जो सी मैक वाला एरिया था ना, पुराने वाले सी मैक का, वही वो कॉपी करके यहाँ डाले। तो बुक अगर महीना भी नहीं आती ना, तो हमें टेंशन नहीं है, ये मतलब छोड़ दो, वो 100% मटीरियल वही होगा जो सी मैक का था यहाँ। ठीक है। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, और स्लो एंड स्टडी इंशाल्लाह चलेंगे। मुश्किल चीजें नहीं है, आसान है। अच्छी बात है कि आई कैप वाले ने और पहला पेपर है, उम्मीद है फर्स्ट टाइम टेस्टिंग हो रही है, तो वैसे भी टेस्टिंग का लेवल जरा इंशाल्लाह इंशाल्लाह हल्का रखेगा, हौला हौला हाथ रखेगा, तो हमारा पेपर पास हो जाएगा। हमारी कोशिश तो यही है बस। ठीक है। कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं वाइंड अप कर रहा हूँ। सर आपने सीएफए कितने टाइम ड्यूरेशन में पास किया है? शायद मैंने 2 साल लगते हैं पास करने में, अगर आप सही तरह पास करते हैं तो मिनिमम 2 इयर्स। आप मैं पढ़ा रहा हूँ सीएफए, मेरे पास स्टूडेंट हैं सीए के स्टूडेंट हैं जो मेरे पास सीएफए कर रहे हैं, तो कुछ बेनिफिशियल लगा होगा तो वो पढ़ रहे हैं ना, मतलब मेरे मेरे बीएफडी के स्टूडेंट ही हैं जो मुझसे अब सीएफए कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो लिंक होगा ना। तो ये सीए के बाद आयशा नहीं, कोई एग्जाम्पशन नहीं, सिर्फ हौसला दिया जाता है बस, एग्जाम्पशन कोई नहीं है। सीएफए वाले अमेरिकन है ना, वो कोई एग्जाम्पशन नहीं देते, सीए ने नहीं एग्जाम्पशन का। एसीसीए मैं तो कहूंगा कि जब आप इंशाल्लाह क्वालिफाई कर जाए ना कैफ लेवल, तो अब आगे दूसरी अकाउंटिंग बॉडीज की चीजें जरूर पढ़े। क्यों? वो इसलिए पढ़ना चाहिए क्योंकि कल अगर आपने बाहर शिफ्ट होना है, मिडिल ईस्ट जाना है, यूके जाना है, कनाडा जाना है, तो ये दूसरी अकाउंटिंग बॉडीज आपको हेल्प कर सकती है। लेकिन अभी इट्स टू अर्ली टू डिस्कस दिस। ये इंशाल्लाह हम तब डिस्कस करेंगे जब आपका पेपर पास हो जाएगा। आप कहेंगे सर मैंने कैफ कर लिया, अब बताएं मैं क्या करूं, तब हम डिस्कस करेंगे कि क्या करना है। अच्छा जी, अहमद फयाज कहते हैं जी सीए इंटर अच्छा एलिजिबल फॉर। अहमद 16 इयर्स की एजुकेशन होनी चाहिए, 16 इयर्स। तो आप बता दो कि एलिजिबल है या नहीं है। है एलिजिबल? नहीं है।
वो साथ वो पता क्या है, अगर तो सीएफए वाले ने ऑडिट ना किया फिर तो मसला नहीं है। वो आप वो चेक तो करते नहीं है। अगर सैंपल बेसिस पे आप चेक हो गए बीच में तो फिर वो आपको रगड़ देंगे कि आप तो क्वालिफाइड नहीं है, आपकी 16 इयर्स की एजुकेशन पूरी नहीं है। मैंने ना मेरी एक मेरे चैनल पे जाना, उसके ऊपर सीएफए की एक वीडियो पड़ी हुई है, क्वालिफिकेशन की है, क्या एलिजिबिलिटी है, आप वो देख लीजिएगा। ठीक है, तो मुझे नहीं पता जिनका आप जिक्र कर रहे हो वो सीएफए हैं या नहीं है, लेकिन मैं सीएफए हूँ। तो ये यहां से आगे आपको पता चल जाएगा कि वो वीडियो में डिटेल में मैंने बताया होगा। आपने कुछ भी ना किया हो आप तब भी सीएफए कर सकते हैं, लेकिन अगर सीएफए वालों ने बैकग्राउंड चेक कर लिया आपका और आप पकड़े गए फिर मसला है, नहीं पकड़े गए तो जो मर्जी करते रहो। मेरे ख्याल में समझ गए हो। हाँ जी, चलें जी गाइस, अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीक में मिलते हैं इंशाल्लाह।